हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अभी तक हम फिजिकल और सिंपल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहे थे। तो आपका केमिस्ट्री डिवाइड होती है 3 पार्ट में। फिजिकल केमिस्ट्री, आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप ज्यादातर जैसे फिजिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में पढ़ते हैं लगभग उसी से कोरिलेट करते हुए चैप्टर्स को पढ़ा जाता है। ठीक है। जहां पर आपने क्या पढ़ा था, जैसे आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनका ऑर्बिटल में क्या पढ़ा था आपने कि कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो सब पढ़ा। और उसके जैसे तरंग प्रकृति की बात कर रहे थे आप या पार्टिकल के समान नेचर की बात कर रहे थे, वो पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक होता है जो अकार्बनिक रसायन जिसे कहा जाता है, वहां पर आप क्या पढ़ते हैं, कार्बन से अलग जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ज्यादातर चीजें पढ़ते हैं। जैसे आपका रिडॉक्स आएगा, वो चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का होता है। ठीक है। और ये पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कार्बनिक रसायन का, जो बात करती है कार्बन और कार्बन से रिलेटेड या बने हुए जो भी आपके कंपाउंड्स हैं उनकी। ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है, उनकी रिएक्शंस यहाँ पर देखी जाती हैं, उनके गुणों को यहाँ पर समझा जाता है। तो इस आपकी कार्बनिक रसायन में पहला चैप्टर है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ आधारभूत सिद्धांत आप यहाँ पर पढ़ेंगे और टेक्निक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिक लेकर चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि इससे पहले आप साइंस का सिर्फ एक पार्ट समझ रहे थे 10th तक जो कि केमिस्ट्री था, उसमें कुछ चैप्टर्स को पढ़ रहे थे। लेकिन अभी आपका रसायन पूरा एक क्या हो गया है, विषय हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। तो उस सब्जेक्ट का अब ये पार्ट होगा जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक आपका क्या कहा जा रहा है, कार्बनिक रसायन कहा जा रहा है। ओके। तो आपका चैप्टर है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो वो आधारभूत सिद्धांत और तकनीकों को यहाँ पर पढ़ने से पहले हम किसके बारे में बात करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक वर्ड आया है ये कहाँ से आया है, कार्बन से आया है। कार्बन से क्यों आया है, क्योंकि कार्बन की आपने क्या क्या चीजें देखी थी, आपने पढ़ा था कि कार्बन में 2 ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनके कारण कि वो ज्यादातर परमाणुओं से जुड़ रहा है। वो गुण क्या था, कैटिनेशन का एक गुण आप लोगों ने पढ़ा था। कैटिनेशन क्या कहता है कि श्रृंखला बनाने की, यानी चेन में कार्बन के पास ऐसा गुण होता है कि वो अपने ही एटम से, अपने ही परमाणु से क्या करता है, बंध बनाता है और बंध बनाने के बाद यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। तो जिसको क्या कहा जा रहा है, श्रृंखलन या कैटिनेशन। दूसरा, कार्बन के अंदर क्या होती है, टेट्रावेलेंसी देखने को मिलती है। टेट्रावेलेंसी कहती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी वो 4 संयोजक क्षमता रखता है, 4 परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है। और वो 4 परमाणु किसके हो सकते हैं, अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं या किन्हीं ऐसे तत्वों के साथ हो सकते हैं जहां वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद हम क्या समझ में आता है कि कार्बनिक यौगिक जो आपके हैं, ठीक है, वो किसके कारण बने हैं। एक तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण है और दूसरा उसमें क्या है, उसमें चतुसंयोजकता यानी 4 उसकी वैलेंसी पाई जाती है उसके कारण। ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, द एलिमेंट कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन। इसमें किसकी प्रॉपर्टी पाई जा रही है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जा रही है। ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके कारण यह क्या बना रहा था, सहसंयोजक बंध बना रहा था। ठीक है, सहसंयोजक बंध बना रहा था विद अदर कार्बन एटम्स, इट ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहे, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ यानी किसी और तत्व के परमाणुओं के साथ भी क्या बन रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे। जिनका आपका एग्जाम्पल क्या था, जैसे हाइड्रोकार्बन से, तो उनके बीच में भी क्या हो रही है, सहसंयोजक बंध बन रहे हैं आपके, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ओके। इट ऑल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स एंड लाइक हाइड्रोजन, जैसे आपने हाइड्रोकार्बन के केस में देखा, ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो वहां पर भी यही होता है, नाइट्रोजन के साथ देखते हैं कार्बन का बॉन्ड, सल्फर के साथ फॉस्फोरस, हेलोजन,
इन सभी के साथ कार्बन के क्या हो रहे हैं, अलग से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो जो कार्बन के इन सभी के साथ जुड़ करके, ठीक है, इतनी सारी संख्या में हम परमाणु देख रहे हैं जो कार्बन से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। तो जब ये जुड़ने के लिए जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने के बाद कोई कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की तो आपका क्या बना, आपने कहा कि वहां पर हमारा क्या फॉर्म हो गया, जब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ओके, फिर आपने कहा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने भी बॉन्डिंग कर ली, तो वो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किस प्रकार से हो सकती है कार्बन के साथ, आपके अल्कोहल के रूप में हो सकती है, एल्डिहाइड के रूप में हो सकती है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में हो सकती है, या आप क्या कह रहे हैं, आपके एस्टर के रूप में हो सकती है, और किसके रूप में हो सकती है, ईथर के रूप में हो सकती है ऑक्सीजन से बॉन्डिंग। तो सब में ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो कुछ नया कंपाउंड बन रहा है। और क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन वहां पर पाया जा सकता है कार्बन के साथ, तो वो अमाइन के रूप में मिल सकता है आपको, और सल्फर के साथ मिल सकता है, और किसके साथ मिल सकता है, फास्फोरस के साथ मिल सकता है, और हेलोजन के साथ। कोई भी हेलोजन है आपका, उसके साथ कार्बन जुड़ रहा है तो कुछ नया बन रहा है। तो इन सब केस में कुछ नया बन रहा है, तो वो नया जो रिजल्टिंग आप कह रहे हैं, या फल स्वरूप या परिमाण के रूप में आपको, परिणाम स्वरूप आपको क्या मिल रहा है, नया प्रोडक्ट या उत्पाद या कंपाउंड मिल रहा है। चूंकि उसमें कार्बन है तो इसलिए उसको किसकी श्रेणी में रखा जाएगा, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा जाएगा। और इन यौगिकों को, इन कार्बनिक यौगिकों को रसायन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एक अलग शाखा में रखा गया, जिसको क्या कहा गया, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहा गया। ओके, दिस यूनिट इनकॉर्पोरेट्स some basic principles and techniques of analysis required for understanding the formation and properties of organic compounds. इस वाले चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने से पहले एक बेस देगा, आधार देगा उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ जो मूल प्रवृत्तियां होंगी या बेसिक जो उनमें प्रॉपर्टीज होंगी उनको समझने के लिए। ओके, तो कार्बन का एक अद्वितीय गुण हो गया श्रृंखलन जिसे कहते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है आपका कार्बन परमाणु। यह अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन के परमाणुओं के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। और इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, कार्बनिक रसायन कहा जा रहा है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक रसायन क्या है, जो ऐसी केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जहां पर हम कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स यानी यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। वही क्या है, हमारी कार्बनिक रसायन है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर शेप। जब हम कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं तो फिर बात किसकी होती है, उनके शेप की होती है। और उस शेप किस प्रकार इन्फ्लुएंस होता है या किस प्रकार से आपके शेप देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, द s and p ऑर्बिटल्स आर इम्पोर्टेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक और कार्बन मॉलिक्यूल। हम यहाँ पर क्या समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं किसकी, s और p ऑर्बिटल्स की। ठीक है, और उसके कारण, और जो ज्यादातर आपके मतलब शेप में चेंज आएगा वो इन्हीं के कारण आएगा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन 3 फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 एंड s। ठीक है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या बता रही है कि एक s की ऑर्बिटल और 3 p की ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रहा है, संकरण हो रहा है। ठीक है, sp2 बता रही है एक आपका s का है और 2 किसके हैं, p के हैं। sp बता रही है एक s और एक p की ऑर्बिटल।
ठीक है। तो इस प्रकार से संकरण हो रहा है। sp3 में आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। sp आपका लीनियर जाता है, sp2 आपका कैसा जाता है। The chemical characteristic of an organic molecule are determined by the functional group, which is an atom or group of atom linked in a certain way. The chemical characteristic of an organic molecule, आपका जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी आपका कार्बनिक यौगिक हो सकता है, कार्बनिक अणु हो सकता है, उसमें क्या जुड़ा हुआ रहता है, एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। ग्रुप का मतलब क्या है, कुछ तो ऐसे अणु जुड़ा हुआ होगा या परमाणुओं का समूह जुड़ा हुआ होगा कि जो पूरा मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल है आपका, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, हम कह रहे हैं कि इसमें अलग से आपका कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक अणु और जुड़ा हुआ है। तो इस पूरा जो मॉलिक्यूल है, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपका, ये पूरा विद कंटेनिंग दिस पार्ट, ज्यादातर जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इस पार्ट पर निर्भर कर रही है। समझ रहे हैं। जो ब्लू कलर का छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये हम कह रहे हैं कि ये परमाणुओं का एक समूह हो सकता है या अणुओं का एक समूह हो सकता है। तो इस पूरे अणु में जो ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण हैं वो सिर्फ इस पार्ट पर निर्भर करते हैं। यही पूरे मॉलिक्यूल के लिए रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैंने कहा CH3OH है, ठीक है, तो CH3OH या आपने लिख दिया CH3CH2OH, ठीक है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि इधर कितनी कार्बन की चेन है, कितनी श्रृंखला है। फर्क किससे पड़ता है, फर्क इस पार्ट से पड़ता है, या सिर्फ यही पार्ट इस पूरे के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा। और इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह जिन्हें कहा जाता है। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था आपका, इथाइल मॉलिक्यूल था, इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये ग्रुप जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप विच इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स लिंक्ड इन अ सर्टेन वे। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये एक ही एटम हो सकता है, जैसे ईथर के केस में एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे CH3O CH3, तो बीच में सिर्फ एक एटम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन का, लेकिन इसके कारण इस पूरे कार्बनिक जो मॉलिक्यूल है या कार्बनिक जो अणु है, इसके क्या हो रहे हैं, आपके रासायनिक गुण प्रभावित हो रहे हैं या निर्धारित हो रहे हैं सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम क्या कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा, हाइड्रोक्सिल, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया। और इन्हीं के कारण आपकी कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां या फिर उनके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, शेप्स बनेंगे, वो निर्धारित होंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। The hydroxyl group OH, aldehyde group CHO and carboxylic acid group are only a few examples। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको अल्कोहल का एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया है, आपको ऑक्सीजन एटम जब बीच में आया ईथर का, उसका भी एग्जाम्पल बता दिया है। और क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, जो किसी भी मॉलिक्यूल में जुड़ेगा तो ज्यादातर जो उस मॉलिक्यूल के जो ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एल्डिहाइड पर फिर डिपेंड करेंगी। ठीक है, या यही डिटरमाइन करेगा उसकी ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, चलिए आगे पाई आबंधों के कुछ अभिलक्षणों की बात की जा रही है। पाई बॉन्ड आपके क्या होते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं मॉलिक्यूल में। तो आपको पता है कि एक सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा
बॉन्ड होता है, ठीक है। आपका क्या है, डबल बॉन्ड है अगर कहीं पर, तो उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और आपका अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बताता है कि एक सिग्मा है और 2 पाई है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और आपको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल में बताना है कि कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर है दैट मीन्स कि वो एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर कहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है मॉलिक्यूल में, उस डबल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है उसका मतलब है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब आपका सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका जब एक्सियल आपकी ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल के बीच में। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देखो ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर ले, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। जैसे हमने कहाँ पढ़ा, चैप्टर 2 में हमने यही तो पढ़ा सारा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ होते हैं, आपकी शेल में होते हैं। शेल के अंदर सब शेल होगा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होगा। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। जब हम कह रहे हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने जा रहा है, तो कार्बन का वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑर्बिटल में होगा। हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होगा, ऑर्बिटल में होगा। तो दोनों की ऑर्बिटल आसपास जाएंगी। आसपास जाने का मतलब क्या हो रहा, आपका ओवरलैपिंग हो रही होगी। ओवरलैपिंग किस प्रकार की होगी, तो जिस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी उसी ही प्रकार के आपके क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। अगर ओवरलैपिंग क्या हो रही है, सिग्मा बॉन्ड आपकी एक्सियल हो रही है। एक्सियल का मतलब क्या है कि आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जैसे ये दोनों कौन सी ऑर्बिटल हो जाएंगी, एसएस ऑर्बिटल हो जाएंगी। एसएस ऑर्बिटल के केस में ही आपका क्या होगा, एस ऑर्बिटल का शेप क्या था, स्फेरिकल होता है। तो वो इस प्रकार जब एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, यानी एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है और दूसरी जो शेयर करने के लिए आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन भी एसी ऑर्बिटल में है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार की हो सकती है जब एस और पी के बीच में हो रही है, ठीक है। ये भी कौन सा केस है, जब एस पी के बीच में हो रहा है, जैसे आपकी दोनों एक्सियल है, ठीक है, या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर इस प्रकार की हो सकती है। तो ये सारे क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग के एग्जांपल हैं, या फिर किसके, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसके कारण जो भी बॉन्ड फॉर्म होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, ओके। और पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड कहता है कि ओवरलैपिंग कैसी होगी, एंड टू एंड ना होकर के पैरेलल होगी। पैरेलल समझते हैं, इस तरह से एक ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के लिए और एक यहाँ पर हो रही है, तो इनके कारण जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे, ओके। तो इतना आपको समझ आ गया होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड में। अब हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड के कुछ अभिलक्षणों की। तो इन अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द 2p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स ऐसे डम्बल शेप में आपके p ऑर्बिटल्स ही मिलते हैं आपको। तो p ऑर्बिटल की क्या हो रही होगी, ओवरलैपिंग हो रही होगी। और ओवरलैपिंग कैसे होगी, इस प्रकार पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर होंगे। The p orbitals are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane of the molecule. मॉलिक्यूल का जो प्लेन होगा, दोनों ही p ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर होंगी और वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है आपका, मॉलिक्यूल का प्लेन ये होगा, समझ रहे हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल का प्लेन है, तो आपकी जो ओवरलैप करने वाली क्या होंगी, ऑर्बिटल होंगी, वो इसके ठीक परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो एक दूसरे के, जो दोनों ओवरलैप कर रही हैं, ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ओके। चलिए, रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर इंटरफेरेंस विद मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। किसकी बात कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। p orbitals and therefore such rotation about carbon carbon double bond is restricted। इसके कारण क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो अब ओरिएंटेशन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल, ओके, रुक जाएगा।
The electron charge cloud of the pi bond is located above and below the plane of bonding atoms. ये मॉलिक्यूल का प्लेन हो गया, इसके ऊपर भी एक चार्ज क्लाउड बन रहा है और इसके नीचे भी, ठीक है, तो इसके कारण रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। दिस रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉन बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट इन जनरल पाई बॉन्ड्स प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये सारा हम किसमें पढ़ रहे हैं, कार्बन के, जो हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ही आता। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इतना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जहाँ पर आप क्या कहते हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, दैट मीन्स एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिंगल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड है तो, या एक डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक वहां पर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर दिख रहा है आपको, तो उसका मतलब क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है आपको, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंप्लीट, कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि आप किस तरह से अपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करोगे, उनको लिखोगे किस प्रकार, कंप्लीट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे वो यहाँ पर समझेंगे। तो तीन तरह से हम बेसिकली उनको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। कई तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझाते हैं, ठीक है। द लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, एक आपका क्या होता है, लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर होता है, और डैश स्ट्रक्चर जहां पर आप बॉन्डिंग दिखाते हैं डैश के माध्यम से। ओके, और क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर आप समझेंगे इसमें कि किस किस तरह से आप यहाँ पर संरचनाएं बना सकते हैं। ओके, फॉर्मूलाज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। द लुईस भी कहते हैं आप इसको, या लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। किसके माध्यम से, एक डैश के माध्यम से जब आप पूरे कंपाउंड में बॉन्डिंग दिखाएंगे तो उसको आपका क्या कहा जा रहा है, लुईस स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। दस इथेन, जो कि आपका क्या होता है, C2H6 होता है। इथीन, जो कि क्या होता है, C2H4 होता है। इथाइन होता है C2H2। मिथेनॉल होता है CH3OH। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Such structural representation are called complete structural formulas. Okay? तो इस complete structural formula के द्वारा हम इन मॉलिक्यूल को समझाएंगे। पहले आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसमें कुछ विधियां, लुईस संरचना, आपका बिंदु संरचना, लघु आबंध संरचना, संगणित संरचना और आबंध रेखा संरचना है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक आबंध को दर्शाकर लुईस संरचना सरल की जा सकती है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर इनके हम बनाएंगे कि पहला स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है। चलिए बच्चों, तो क्या देखा हमने इसमें, पहली संरचना की बात कर रहे हैं जिसको क्या कह रहे हैं हम, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह रहे हैं, या इसके द्वारा लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो किसका बनाएंगे, इथेन का बनाएंगे C2H6। ठीक है, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो सबसे पहले हम कार्बन लिख लेते हैं। तो देखो C2H6 इथेन जो है आपका, उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है।
चलिए दोनों कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। एक सिंगल बॉन्ड कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है जहाँ पर इथेन लिखा है, एन आया है। एन क्या बता रहे हैं? कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है मॉलिक्यूल में। ओके, तो इस प्रकार दोनों कार्बन किससे जुड़ गए? एकल बंध के द्वारा, यानी एक बंध के द्वारा जुड़ गए। ठीक है, अब बात करते हैं 3 हाइड्रोजन की। तो किसकी वैलेंसी पूरी करनी है? कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी में हम क्या पढ़ रहे थे? कैटिनेशन कह रहा है कि कार्बन कार्बन से जुड़ने जा रहा है। टेट्रावैलेंसी क्या कह रही है? कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। कार्बन अकेले 4 से दोस्ती करेगा, और वो 4 कौन होंगे? इसकी बात करें तो एक दोस्त ये बन गया, 3 और दोस्त बनाएंगे इसके, तो वो 3 क्या होंगे? ये हाइड्रोजन, 1 2 3। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल कैसा है? इनकम्प्लीट है। C2H3 बन रहा है। अभी कितने बच गए? 3 हाइड्रोजन बच गए। इस कार्बन की बात करें तो इसकी टेट्रावैलेंसी जो है, चतुर संयोजकता जो है, वो फुलफिल हो गई है। कैसे? इसने एक कार्बन से दोस्ती कर ली, इसने एक हाइड्रोजन से भी कर ली, इधर भी एक हाइड्रोजन से कर ली, और इधर भी एक हाइड्रोजन से कर ली, तो संयोजकता पूरी। लेकिन इस बिचारी की बात करें तो इसने अभी एक ही बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो इसको कितने और चाहिए? 3 और बॉन्ड बनाने हैं। तो वो क्या है? बचे हुए हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमने डैश के द्वारा स्ट्रक्चर बनाया। बॉन्ड को किसके द्वारा दिखाया है? हमने डैश के द्वारा दिखाया है। ये सारे डैशेज हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है और कार्बन कार्बन के बीच में लगे हैं। तो ये डैश क्या दिखाते हैं? ये बॉन्ड बताते हैं कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ओके, और कौन सा मॉलिक्यूल है आपके पास? इथीन का है। इथीन क्या कह रहा है? कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। C2H4 है, और लिखा क्या है? इथीन लिखा है। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, और एक ही बार आया है तो एक ही डबल बॉन्ड होगा, और वो डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो इन दोनों के ही बीच में क्या हो रही होगी? डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, इस प्रकार। ठीक है, तो द्विआबंध बन रहा है। अब क्या बच गए? अब बच गए 4 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही है इन डबल बॉन्ड से। 2 कार्बन की शेयरिंग कर ली। अब कितने बचे? अब बचे 2 हाइड्रोजन। ये इथीन का हो गया, तो C2H4। ओके, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? आपका इथीन का मॉलिक्यूल है, और इथीन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है। और किससे बनाया है? इसी डैश से रिप्रेजेंट करते हुए बनाया। और डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके कोवेलेंट बॉन्ड को बता रहा है। ओके, चलिए जल्दी से बनाइए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस रूप में एक कार्बनिक यौगिक को लिख सकते हैं। एक तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरा हम किस प्रकार लिखेंगे? 3 तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक आपका क्या आएगा? लिविस स्ट्रक्चर जिसको आप कह रहे हैं, या डैश स्ट्रक्चर भी इसको कहा जा रहा है, तो ये डैश स्ट्रक्चर ही है। दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आएगा आपका। ओके, और तीसरा आपका क्या आएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, चलिए ये डैश स्ट्रक्चर था आपका। अब आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कह रहा है these structural formulas can be further abbreviated by omitting some or all of the dashes representing covalent bonds and by indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript. The resulting expression of the compound is called a condensed structural formula. Thus, ethane, ethene, ethine and मिथेनॉल कैन बी रिटन एज, वो हम अभी बताएंगे कि किस प्रकार उनको लिखा जा सकता है। इन संरचना सूत्रों को कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधकों को हटाकर, जो हमने क्या करे थे? इससे पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई थी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने बॉन्डिंग दिखाई थी। तो अब क्या कह रहे हैं? इन बॉन्ड को हटा दीजिए। ठीक है, और इनको हटा करके क्या करेंगे? सबको एक समूह में कोष्ठक के रूप में लिख लीजिए, परमाणुओं की संख्या को जोड़ लीजिए कि कितने कितने परमाणु हैं। और इस प्रकार जब आपने क्या किया? उन पादांकों को के रूप में प्रदर्शित कर दिया, तो इससे संक्षिप्त किया जा सकता है, या उसे संक्षिप्त करके जब आपने लिख दिया तो उसको क्या कहा गया? संगणित संरचनात्मक सूत्र कहा गया। और इसके रूप में हम इथेन, इथाइन, आपके इथीन को और मिथेनॉल को किस प्रकार लिखेंगे? तो जिस प्रकार हमने इथेन को वहां लिखा था, तो इथेन क्या था आपका?
C2H6, ठीक है। तो इस C2H6 को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका संगणित रूप है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। ये आपका क्या कहा जाएगा, संघनित सूत्र या संघनित संरचनात्मक सूत्र इसे कहा जाएगा। और आप इथीन का क्या था आपका, C2H4, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, CH2। तो ये संघनित सूत्र हो गया, डैशेस हटा दिए अब हमने, ठीक है ना, डैशेस हटा दिए और इस तरह से संक्षिप्त करके उसको लिख दिया। और क्या है आपका, मीथेनॉल है, मीथेनॉल क्या होता है आपका, CH3OH, ठीक है। और क्या है, इथाइन है C2H2, तो ये C2H2 क्या हो जाएगा, CH। ओके, तो इस तरह से संगणित करके जब आपको लिखा जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज कहा जाएगा या संगणित संरचनात्मक सूत्र इनको कहा जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना दोनों स्ट्रक्चर के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप डैश के रूप में भी निरूपित करते हैं, जहां पर आप जो आपके बॉन्ड है उनको डैश के माध्यम से दिखा रहे हैं, और अगर आप डैश हटा देते हैं तो डैश हटाने के बाद इस प्रकार से लिखा जा सकता है उनको, और इसको क्या कहा जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाएगा। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए, तीसरे टाइप का आपका क्या है, तीसरा टाइप कहता है कि जैसे पहले आपने ये डैशेस लगाए थे स्ट्रक्चर में, फिर आपने क्या किया, डैशेस तो आपने लगाए थे लेकिन आप क्या दिखा रहे थे, कार्बन और हाइड्रोजन भी दिखा रहे थे, ठीक है, यानी CH2 CH3 यूनिट्स को आप दिखा रहे थे। यहाँ पर भी आप दिखा रहे हैं प्रॉपरली लिखकर CH3 CH2 जो भी आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा स्ट्रक्चर आपका कहता है, जिसको आपने क्या कहा, जिसको आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से समझ में आता है कि रेखाओं के रूप में आप कंपाउंड को निरूपित करेंगे, लेकिन रेखाओं के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, वहां पर आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अलावा कोई ग्रुप अगर जुड़ता है तो उसको आप लिखेंगे, बाकी अगर हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनको आप सिर्फ लाइन के द्वारा समझाते हैं और कॉर्नर्स पर आपके जुड़े हुए रहते हैं। इसे और सरल बनाने के लिए कार्बनिक रसायनज्ञों ने संरचनाओं को निरूपित करने हेतु केवल रेखाओं का उपयोग किया, ठीक है। तो केवल रेखाएं किस प्रकार, जैसे मैं अगर ये लिख रही हूँ, ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, यानी कुछ तो कंपाउंड यहाँ पर भी है, इस कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे भी, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ आपके हाइड्रोकार्बन्स की यूनिट है। यहाँ पर आपका CH3 होगा, यहाँ पे CH2 इस प्रकार, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई ग्रुप जुड़ता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप होगा, तो वो जिस नंबर पे जुड़ा हुआ होगा वहां पर आप उसको दिखा देंगे। ओके, तो इस प्रकार उनको निरूपित किया जाता है। इसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि हाइड्रोकार्बन को नहीं लिखते हैं, उसके अलावा जो भी आपका ग्रुप जुड़ रहा होगा, जिस पोजीशन पे जुड़ रहा होगा उस पोजीशन पे आप उसको जोड़ देंगे। Okay, so organic chemists use another way of representing the structures in which only lines are used. In this bond line structure representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown, and the line representing carbon-carbon bonds are shown in a zigzag fashion. ठीक है, डायरेक्ट एक लाइन नहीं दिखाओगे, अगर एक CH2 के बाद एक और है तो जिगजैग में आप दिखाओगे, तभी उसके कॉर्नर बनेंगे ना, तभी आप काउंट कर पाएंगे कि कितने वहां पर हाइड्रोकार्बन हैं। ओके, द ओनली एटम्स स्पेसिफिकली रिटर्न आर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। जो भी फंक्शनल ग्रुप आपका वहां पर जुड़ा हुआ होगा उसको आप अलग से उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ लाइन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, किस लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। ओके, चलिए, जैसे आपका एक ये हो गया। ओके, तो इस प्रकार इसको जल्दी से नोट करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर बताती हूँ उसके बाद।
तो इसमें आपके ओपन खुले हुए स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर Br जोड़ दिया, ठीक है, और आपके क्या आ सकते हैं, साइक्लिक वाले आ सकते हैं इस तरह से। तो ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर आपका CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, तो इसका साइक्लिक मैनर है। ये फिर क्या हो सकता है, इस तरह से। तो ये सारे जहां पर आप क्या कह रहे हैं कि हम ये ना दिखा करके, डैशेस के रूप में ना दिखा करके, बल्कि प्रॉपर लाइंस के रूप में हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र है। ओके, तो होपफुली ये सेशन में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने कार्बनिक यौगिकों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमने बेसिक सबसे पहले कार्बन के बारे में समझा, उसके बाद हमने किसके बारे में समझा, सिग्मा पाई बॉन्ड जो फॉर्म होंगे उनके बारे में समझा, स्ट्रक्चर किस प्रकार से आएंगे वो समझे, और उन स्ट्रक्चरों को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमने यहाँ पर सीखा है। इसको आपने रिवाइज करना है, कोई डाउट क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।